अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 9 क्लास पढ़ रहे थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ आयन, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल्स, और इनके डिफरेंस हम पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द आयन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयन होता क्या है। तो एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, ऐसा कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। अब चार्ज कैसे आएगा वो हम पढ़ते हैं। अब आयन दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो उसको हम कहेंगे केटाइन। क्या कहेंगे उसको? केटाइन। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम कहेंगे एनाइन। तो चार्ज दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटाइन कहेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो एनाइन कहेंगे। अब चार्ज आता क्यों है, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि किसी भी एटम का जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, जब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, सोडियम के पास सोडियम के टॉपिक नंबर होता है 11। तो पहले शेल के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब क्या करेगा सोडियम? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए इसको 7 मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बजाय अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? केटाइन बन जाएगा। अब ये रिएक्शन है, दिस इज सोडियम, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? +1 चार्ज आ गया। तो डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा और जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको वो लूज या गेन करेगा स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, और उस हिसाब से उसके ऊपर चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन ये साइड पे हमें दिखते हैं जो कि निकल रहा है। अब तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा वो कैटाइन कहलाएगा। अब दूसरी तरफ आ जाए, क्लोराइड के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन को चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। अब क्या करेगा कि अपने साथ लूज करने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन वो किससे लेगा? ये इलेक्ट्रॉन वो लेगा सोडियम से। अब जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो क्लोरीन के पास जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन ने ले लिया, और जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके पास क्या आ गया? Cl-1, एक उसके ऊपर चार्ज आ गया क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया होगा, गेन किया होगा। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा? एनाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनाइन। तो Cl 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो Cl-1 चार्ज इसके ऊपर आ गया। तो दिस इज हाउ केटाइंस एंड एनाइंस आर फॉर्म्ड। कि किसी भी एटम, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो +2, और क्या कहलाएगा? कैटाइन कहलाएगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -3 चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। तो मैंने एग्जांपल से आपको समझाया भी। तो ये था आयन के बारे में। इसके बाद आपकी बुक के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। तो हम बुक से देखते हैं क्या बुक के अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और मैं आपको समझाने के साथ साथ कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले वो कहता है एटम इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड आयन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो एटम जो है वो कोई भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जबकि आयन किसी भी फॉर्मूला यूनिट, किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट फॉर्मूला यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है।
atom cannot exist independently and can be exist independently and take a part in a chemical reaction। मैंने आपको बताया था कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जो फॉर एग्जांपल आपके पास हीलियम है, नियॉन है, जो नोबल गैसेस हैं, दीज आर एटम्स, दीज कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और इसी तरह जो एटम्स हैं लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और केमिकल रिएक्शन में भी एटम्स हिस्सा लेते हैं। इसी तरह आइंस जो है, आइंस कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आइंस जो है वो रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बना देंगे, आयनिक कंपाउंड बना देंगे। तो आइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और आयंस के ऊपर ऑपोजिटली, यानी आयंस ऑपोजिटली चार्ज्ड होते हैं, एक पे पॉजिटिव होगा और एक पे नेगेटिव होगा। अब एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिस तरह कि कार्बन है कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं है, जबकि जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते हैं। आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव कॉल्ड कैटायंस एंड नेगेटिव कॉल्ड एनायंस। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एटम एंड आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, व्हाइल आयन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। एटम हमेशा न्यूट्रल रहता है, जबकि आयनिक जो आयंस हैं वो पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। और एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, जबकि आयंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये 3 पॉइंट्स थे। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज मॉलिक्यूलर आयन। अब जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, गेन कर रहा था, तो वो आयन कहलाया, जब उसके ऊपर चार्ज आ गया। जब एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एज अ होल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। तो व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर आयन। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। और अगर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। अब आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर अबंडेंट। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हमेशा ज्यादा होते हैं। एग्जांपल मैंने लिखी हुई है CH4, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को प्लस चार्ज है। इस तरह N2 पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज है। अब आपकी बुक के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखाते हैं मॉलिक्यूलर आयन की, जो कि गलत है। अब बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म। तो आपकी बुक की वर्डिंग है और बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, when gases are bombarded with high energy electrons in a discharge tube, they ionize to form a molecular ion। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नाइट्रोजन गैस है एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जब उसके ऊपर आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी बम्बार्डमेंट करेंगे, थ्रो करेंगे, तो उसके अंदर से वो इलेक्ट्रॉन उस गैस के अंदर से निकलना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो गैस आयोनाइज हो जाएगी, और जब गैस आयोनाइज हो जाएगी तो वो क्या बना देगी, मॉलिक्यूलर आयन बना देगी। तो दिस इज द डेफिनेशन, when gases are bombarded with high energy electron in a discharge tube, they ionize to form a molecular ion। आपकी बुक के अंदर मॉलिक्यूलर आयन के लास्ट पैराग्राफ में 2-3 लाइंस लिखी हुई है, डेफिनेशन है, जो कि इसका आंसर है। और बोर्ड का क्वेश्चन है, हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर आयन। अब बोर्ड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन एंड मॉलिक्यूल। तो हम बुक से पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जबकि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनेगा, जब एक पूरा पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा। उसके बाद मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है, जबकि मॉलिक्यूलर आयन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जबकि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनेगा, इट इज फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो जब एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, और जब एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। और मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होता है, एक स्टेबल यूनिट है, न्यूट्रल है। जबकि जो मॉलिक्यूलर आयन है वो एक रिएक्टिव स्पीशी है, स्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ गया, और जब चार्ज आ गया तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये था डिफरेंस मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज फ्री रेडिकल। अब
कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ओड नंबर से क्या मुराद है? 1, 3, 5, 7, जिसके ऊपर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो पोजेस करेगा ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, उसको हम क्या कह देंगे? फ्री रेडिकल। कैसे बनता है फ्री रेडिकल? देखें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है Cl2, उसके ऊपर आपने जब सनलाइट, जब रिएक्शन हुआ, सनलाइट या एनर्जी इसको दी, प्रोवाइड की, तो ये Cl2, Cl2, तो ये ब्रेक हो जाएगा। जब इक्वल ब्रेकेज होगी, इक्वल होमोलिटिक ब्रेकेज होगी इस बॉन्ड की, तो इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो दिस इज Cl एंड दिस इज Cl। तो अब इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं, अब ये एक बॉन्ड बना हुआ था क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ इसने क्लोरीन के साथ, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ था क्लोरीन के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था ये। तो इसको मैं डिटेल से समझा देता हूं। ये क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, और दूसरा क्लोरीन, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था Cl2, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। जब सनलाइट या कोई भी हाई बीम ऑफ एनर्जी इस पर थ्रो की, तो इसका बॉन्ड इक्वली यहां से ब्रेक हो जाएगा। जब इक्वली ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो वो इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने ये शो किया हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मैंने ये शो किया हुआ। तो अब इसके ऊपर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, तो 7 इज एन ओड नंबर। तो हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर रहे हैं क्योंकि ये अनशेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ। तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और ओड नंबर के अंदर होगा, वो क्या कहलाएगा? फ्री रेडिकल कहलाएगा। तो दिस इज द फ्री रेडिकल एंड दिस इज आल्सो अ फ्री रेडिकल। तो बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पे आता है हाउ फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। तो मैंने इसकी बुक में लिखी हुई है वर्डिंग, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड बाय इक्वल होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ अ बॉन्ड। तो जब आपका बॉन्ड इक्वली टूटेगा तो आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल हो जाएगा। इसी तरह CH4 है, अब कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 3, अब ये आपके पास CH4 है, अब 4 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के। अब यहां से अगर बॉन्ड टूट जाएगा, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ जाएगा और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH3 के पास रह जाएगा। तो CH3 भी क्या बन गया? फ्री रेडिकल बन गया, और हाइड्रोजन भी क्या बन गया? फ्री रेडिकल बन गया। इसके बाद आपकी बुक के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। अब हम पढ़ते हैं कि आयन और फ्री रेडिकल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आयन क्या होता है कि आयन ऐसे एटम्स को कहते हैं जिसके ऊपर चार्ज होता है, जबकि फ्री रेडिकल के ऊपर हमेशा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर 2, आयन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर या क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि फ्री रेडिकल सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर या एयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और आयंस जो है वो these are not affected by the presence of light। आयंस को लाइट इफेक्ट नहीं कर सकती, जबकि फ्री रेडिकल बनते ही लाइट की वजह से हैं। जब लाइट उस पर थ्रो की जाती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने पढ़े हैं, आयन की डेफिनेशन, कैटायन, एनायन, फिर मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल, और इन सब के डिफरेंसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में डिफरेंसेस आते होते हैं, डेफिनेशंस आती होती हैं, एग्जांपल्स पूछी जाती हैं, और जो शॉर्ट मैंने आपको लेक्चर में बताए हैं लाजमी पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। अच्छे तरीके से आपने याद करने और समझने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको लेक्चर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।